Assalamu alaikum. Dr. Nadia here. I hope all of you are fine. If I am audible to you, please let me know in the chat box. आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ मुझे chat box में बताइए so that we can actually start. Okay. Now we are going to start now uh, from a revised lecture of solving and welding. But before that, I would like to tell you about your performance in your last test. The last test was about casting and metal alloys. It's one of the toughest section of dental materials. I was also worried and I was also expecting कि बहुत ज़्यादा अच्छे results नहीं रहेंगे. But unfortunately, the results were so disappointing that your overall result is only 34%. Many students failed in SCQs और ज़्यादा जो मार्क खाई है बच्चों ने वो एक्चुअली SCQs की वजह से ही खाई है. आपके प्रीवियस टेस्ट में भी मैंने इसी चीज़ को मेंशन किया था कि वैक्सेस और जिप्सम के केस में भी we had an issue with the SCQs. MCQs में you are taking lead now क्योंकि मैंने आपको पूल क्वेश्चंस के बारे में बताया है, बुक्स के बारे में बताया है, थोड़ा सा आपको तरीका भी सिखाया कि MCQs कैसे अटेम्प्ट करना है. अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनका ये लैप्स तो है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स थे जिनकी कोई सप्ली नहीं थी उनकी तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस आना इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग. अब इसके साथ ये होगा कि आपके RTs बढ़ जाएंगे और ना सिर्फ ये कि RTs रिविजन टेस्ट पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ आपके और सब्जेक्ट्स के टेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे. So you will feel more bad and more burden at that time. So I would suggest कि please start paying attention. इस तरह लगा कि बच्चों ने सिर्फ MCQs अटेम्प्ट किए हैं. SQs बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट जरूर किए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने बिल्कुल SQs को खाली छोड़ा. देखिए खाली आप तब छोड़ते हैं जब आपको एक लफ्ज़ भी नहीं आता और आपको एक लफ्ज़ भी तब नहीं आता जबकि आप किताब बिल्कुल नहीं खोलते. Once you are not opening your book, you won't be able to do it. मैंने एक एक चैप्टर नंबर, पेज नंबर, हर चीज़ मेंशन की थी. आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैंने अपनी स्लाइड्स में ABA क्लासिफिकेशन को ऐड किया था. देखिए स्लाइड्स को हम रेफरेंस में कभी नहीं लिखते, लेकिन इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड एंड इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड कि जब आपको कहा जाता है कि हैंडआउट्स पढ़ने हैं आपने या स्लाइड्स आपने पढ़नी है तो इसका मतलब है कि उसमें से कंटेंट आएगा. मैं आपके रेफरेंस पे नहीं लिख सकती कि आप हैंडआउट्स लिखिए या पीछे की स्लाइड्स को दोबारा देखिए. ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ADA क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्ड अलॉयज. ठीक है, द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम फिलिप्स. ये पास पेपर्स का क्वेश्चन भी है, मे भी आपको पास पेपर्स में ना नजर आए लेकिन ये आता है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है. बहुत सारे बच्चों ने वही कॉमन मिस्टेक की डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी हुई थी ADA क्लासिफिकेशन और उसका रीज़न ये था कि वो असाइनमेंट मैंने आपको इसलिए दी थी कि मुझे पता था कि बच्चे यही वाली गलती इसमें करते हैं. तकरीबन 70% बच्चों ने उसमें टाइप 1 2 3 4 गोल्ड अलॉयज के बारे में लिखना शुरू कर दिया और उसमें दे गॉट 0. ऑल्दो दे वर राइट, लेकिन वो टाइप्स हैं. ठीक है, वो ADA क्लासिफिकेशन नहीं है. इफ़ यू ओपन योर बॉक्स, अगर आप सिर्फ चाइना भी देखें तो उसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है या जो टाइप्स दी गई हैं गोल्ड अलॉयज, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये गोल्ड अलॉयज जो है वो ADA क्लासिफाइड है. मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था देखा आप हैंड आउट्स पर नजर जरूर डालिए, खासतौर पे कास्टिंग के लिए और मेटल्स के लिए. मैंने आपको बार बार कहा था कि प्लीज़ चेक कर हैंड आउट्स. नहीं भी याद होते तो प्लीज़ एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि उसमें कुछ ऐसी हेडिंग्स हो सकती हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपने शायद आपको शाहीना में ना नजर आए. डेफिनेटली शाहीना इज नॉट अ कंप्लीट बुक, इसलिए आपको देखने को कई जगह पर आपका McCabe भी रेफर करना है. बट दीज वर द ओनली सेक्शंस मेटल्स और कास्टिंग जिनके लिए मैंने आपको शाहीना के अलावा कोई और बुक जो है बहुत ओपनली सजेस्ट नहीं की थी सिवाय फिलिप्स. क्योंकि फिलिप्स इज द बुक जिसमें आपको कुछ काम की चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो आपके पास पेपर्स में आती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सिर्फ फिलिप्स इसलिए नहीं कह सकती कि फिलिप्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और दूसरी तरह की टाइप्स जो हैं वो फिलिप्स से मिल सकती हैं. सिर्फ स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स पे चलती हैं और इन सिर्फ स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्डाइज चीज़ें रह सकती हैं. So this was an issue. Achha, I would like to listen from all of you to what problem the people faced during the test.
एसएक्यूज में आपको किस सेक्शन में या किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है? एक तो डेफिनेटली कास्टिंग डिफेक्ट्स का क्वेश्चन था, जिसमें इट वाज अबाउट इनकम्प्लीट कास्टिंग एंड इट वाज अबाउट रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग। इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई? एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको भूलता भी होगा बार बार, बट आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम योर साइड कि आपको किस तरफ से प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ी। You can tell me about your queries in your chat box. I'm waiting for your response. क्योंकि देखिए जब तक हमारा पिछला सेक्शन क्लियर नहीं है, अगले सेक्शन पे रश करना या बहुत तेज करना इज नॉट बेनिफिशियल, इसका फ़ायदा नहीं। सो क्लास आई एक्चुअली वांट टू लिसन फ्रॉम योर साइड कि आपको उस दिन कास्टिंग और मेटल्स के टेस्ट के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे लगी? क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि यू फेल्ट लाइक यू वर ऑल राइट, आपने ठीक लिखा था लेकिन आपको उतने नंबर नहीं मिले? I'm telling you we have submitted the test yesterday in DMA. It was 34% of the result. ठीक है? So please tell me in your chat box कि आपको ओजन कास्टिंग और मेटल्स के टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से हुई? You felt like एमसीक्यूज मुश्किल थे, you felt like एमसीक्यूज मुश्किल थे, you felt like आपने याद किया था मगर आप भूल गए थे, या आपके ख्याल में आपने बिल्कुल ठीक लिखा था लेकिन आपको शायद इस हिसाब से नंबर्स नहीं मिले? डेफिनेटली आपके पास शायद रिजल्ट अभी नहीं आया होगा। इट वाज जो सॉरी इट वाज आईएसओ और एडी क्लासिफिकेशन जो भी थी वो एक्चुअली है भी गोल्ड अलॉयज। अगर आप उसको देखें ना, उसको एक्चुअली नोबल मेटेरियल अलॉयज आपने देखा, उसमें हाई नोबल अलॉयज एंड बेस मेटल अलॉयज। हाँ, इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड डेफिनेटली आपने किया होगा क्योंकि उसके साथ गोल्ड अलॉयज लिखा हुआ था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा ये गोल्ड अलॉयज लिखा होता है, गोल्ड मेटल्स या नोबल मेटल्स लिखा होता है, बाज़ दफ़ा कास्टिंग अलॉयज लिखा होता है। तो इसलिए आपको याद होगा कि 3 हफ्ते पहले जो आपका लेक्चर हुआ था उसमें बार-बार आपको एडीए क्लासिफिकेशन का ज़िक्र कर रही थी, बिकॉज़ आई न्यू कि बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि उसमें चाहे आप पूरा सफ़ा भर दें, आपका जवाब दुरुस्त भी होगा, लेकिन वो चूँकि उस क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता जो हमने माँगा है, यू विल गेट 0 इन दैट। हाँ, वो ऑलमोस्ट सब बच्चों का तकरीबन गलत है। कुछ बच्चों ने ठीक भी लिखा लेकिन इससे बहुत कम बच्चे। जी, एनीवन एल्स? अब आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी प्लीज़? कैन यू हेयर मी? ओके। जी, आई टोल्ड यू कि बेटा ये क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आता है कि एडीए क्लासिफिकेशन लिखें नोबल मेटल की, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन लिखा होता है कि एडीए क्लासिफिकेशन लिखें गोल्ड अलॉयज की, और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन लिखा होता है कि एडीए क्लासिफिकेशन लिखें डेंटल कास्टिंग अलॉयज। एक्सक्यूज़ मी। अब चूँकि पहली 2 क्लासिफिकेशन नोबल मेटल्स के बारे में है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नोबल मेटल्स के बारे में ये क्लासिफिकेशन है, और आखिरी क्लासिफिकेशन यानी थर्ड जो है वो बेस मेटल्स के बारे में, तो हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों में मैं फिर इसलिए आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ पे अटेंशन टू द लेक्चर्स। आई नो चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने स्पेसिफिकली ईद से पहले आपको एक एडीए क्लासिफिकेशन की उस वक्त एक असाइनमेंट दी। उसका मकसद यही था, बिकॉज आई न्यू कि आप लोगों ने ये मिस्टेक कर। इट्स बिन सो मेनी ईयर्स कि आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट, तो आई नो कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, और ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तकरीबन हर बैच करता है, चाहे वो किसी भी कॉलेज का। दिस वाज द रीज़न, एंड यस सीरत इज़ राइट कि बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चन गलत है, दे हैव लॉस्ट मार्क्स, उनके वहाँ नंबर्स नहीं आए, तो दे गॉट ज़ीरो। तो तकरीबन 2 नंबर का सवाल था। दूसरा क्वेश्चन था कि पार्शियल डेंचर के लिए कौन से अलॉयज इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए टाइप 4 गोल्ड ये तकरीबन हर बच्चे ने सही लिखा। बहुत कोई 2-4 बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं लिखा, उसमें तो मैंने सबको 0.5 दिया। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन था विच वाज अबाउट क्लासिफिकेशन, उसमें दे डिड नॉट गेट फुल मार्क्स। ठीक है, उसमें फिर सारे बच्चों को 0 मिला जिन्होंने टाइप्स लिखी है 1 2 3 4। टाइप 1 2 3 4 is the type of gold alloys which is based on
द एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन से क्लिनिकली हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, कैन यू मनाल, कैन यू प्लीज हेयर मी? आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। ओके, ठीक है। सो दिस वाज द इशू कि पहले क्वेश्चन में तो बच्चों ने यहाँ से मार खाई और तकरीबन 80% क्लास के 2 नंबर तो यहीं पे खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन और आपका चेक किया दैट वाज अबाउट कास्टिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, कास्टिंग डिफेक्ट्स में बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें ठीक भी लिखी हैं, लेकिन एक उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि बच्चों ने इनकम्प्लीट कास्टिंग और रफनेस ऑन द सर्फेस ऑफ कास्टिंग को मिक्स कर दिया। ठीक है, इनकम्प्लीट कास्टिंग अगर आप वैसे सोचें, अगर हम सिंपल रीजंस की बात करें तो वो अमूमन इस वजह से होती है कि या तो आपका एलॉय जो है वो फुली मेल्टेड नहीं था। अमूमन एलॉय को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा मेल्ट किया जाता है। अगर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट किया जाता है, ताकि जब उसको पोर किया जाए थ्रू द स्क्रू तो उस दौरान उसका वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि वो डालते डालते एलॉय जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। अगर एलॉय आधा सॉलिडिफाई होगा तो डेफिनेटली वो बीच में क्लॉग हो जाएगा। ये कैसी मिसाल है कि आप स्ट्रॉ से एक मोल्टन मटेरियल डाल रहे हैं और वो बीच में फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली इट विल ब्लॉक द वे, वहाँ से मटेरियल मजीद आगे नहीं जाएगा। तो आपका वो जो क्राउन था जो पूरा बन रहा था उस मोल्टन मेटल की वजह से, डेफिनेटली उसकी इनकम्प्लीट कास्टिंग हुई। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने कम एलॉय इस्तेमाल किया, ज़्यादा था मतलब कम इस्तेमाल किया, कम डाला उसके अंदर से। डेफिनेटली द एग्जाम्पल इज लाइक इफ यू हैव अ ग्लास और ग्लास की बॉटम पे आपके पास एक मोल्ड पड़ा है दांत की शेप का। ठीक है, उसकी कुछ स्पेसिफिक डेप्थ है, कुछ स्पेसिफिक विड्थ है, कुछ स्पेसिफिक हाइट है। आप स्ट्रॉ से उस मोल्ड के अंदर मटेरियल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो पूरी तरह भरा भी नहीं है और आपका मटेरियल स्टॉप हो गया, तो डेफिनेटली वो मोल्ड जो है उसमें पूरा मटेरियल नहीं भरेगा। और पूरा नहीं भरेगा तो आपको पूरी जो कास्टिंग या पूरा जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो बेसिक बेसिक से इसके रीजन थे। इसके अलावा तीन चार रीजन इसमें और भी थे, लेकिन आई एक्चुअली वॉन्ट यू पीपल टू स्टडी कास्टिंग डिफेक्ट्स। आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, उमैद एंड सीरत टेल मी अबाउट योर कन्वीनियंस कि आप मुझे ये असाइनमेंट कब सबमिट करा सकते हैं। चाहे आप इसके लिए 10 दिन मुझसे ले लें, लेकिन मुझे उस दिन टाइम पे सबकी असाइनमेंट चाहिए। इसमें आपने मुझे बताना है कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। जी हेलो, जी मनाल, फातिमा, जाहिद, मनाल, उमैद, सीरत, कैन यू लिसन मी, कैन यू हेयर मी? सॉरी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, कम आती है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? मैं जब माइक बिल्कुल अपने मुंह के पास रखती हूँ तो फिर मुझे आवाज़, मुझे लगता है आप लोगों को ठीक आती है। माइक थोड़ा सा दूर जाता है तो लगता है आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब आपको आती है। ठीक है, आई आई गॉट इट नाउ। ठीक है, अच्छा, आई एम गिविंग यू द टाइम, यू हैव 10 days फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप मुझे अपनी चॉइस से बता दें। उमैद और सीरत प्लीज़ टॉक टू द होल क्लास, कोऑर्डिनेट करें। मुझे कास्टिंग डिफेक्ट्स पे असाइनमेंट चाहिए, मगर उसमें मुझे फ़िलहाल इन्हीं दो सवालों पर चाहिए। एक तो इनकम्प्लीट कास्टिंग पे, और दूसरे मुझे चाहिए कि कॉजेज ऑफ रफनेस इन अ कास्टिंग। सारी क्लासेस को लिखेगी और लिख के आपने मुझे देना है बेटा, टाइप करके नहीं देना। ठीक है,
So now we are back on the track now. Can you hear me, all of you? ओके, ठीक है जी। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने रोका था। मैंने आपसे कहा कि आई एम गिविंग यू टाइम फॉर द असाइनमेंट। इसमें आपने मुझे 2 सवालों के जवाब लिख के बताने हैं। ठीक है जी, यू विल टेल मी अबाउट द 2 क्वेश्चंस, जिसमें एक तो रफनेस ऑन द एरिया एंड सेकेंडली इट विल बी अबाउट द बेटा उसमें पहला क्वेश्चन जो आपका कास्टिंग्स में आया था विच वाज अबाउट, मैं आपको बता दूंगी। विल सी द क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप, जिसमें 2 सवाल थे। एक तो रफनेस ऑन द कास्टिंग और दूसरा क्वेश्चन था कॉजेज ऑफ इनकम्प्लीट कास्टिंग। ठीक है, इन दोनों के जवाब आपने मुझे लिख के देने हैं। टाइम मुझे आप लोग खुद बताएंगे कि आपने, लेकिन उस दिन मुझे सबकी असाइनमेंट चाहिए। तो मैं ये नहीं सुनना चाहूँगी कि जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, या जैसा भी हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैंने बच्चों में जो एक प्रॉब्लम देखी थी, एक जो शायद बच्चों को याद करने में मुश्किल हुई होगी, वो था कॉजेज ऑफ अलोइंग फंक्शंस ऑफ द अलोइंग एलिमेंट्स। जब हम फंक्शंस ऑफ द अलोइंग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन था एमसीक्यूज में कि प्रिंसिपल हार्डनर कौन सा है। देखिए, प्रिंसिपल हार्डनर एमसीक्यूज का क्वेश्चन था। बहुत सारे एलॉयज जो हैं वो हार्डनिंग देते हैं या हार्डनेस देते हैं। जो प्रिंसिपल हार्डनर है वो कॉपर है। प्रिंसिपल हार्डनर का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हार्डनेस जो एलॉय दे रहा है। तो प्रिंसिपल का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा दे रहा है। इसको देखने की और लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हार्डनर इज एक्चुअली कॉपर। यू आर राइट रोशन, इट्स कॉपर। ठीक है, जहाँ 5 या 6 अलॉयज हों, डिफरेंट अलॉयज हों, तो फिर अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो चीज़ होती है जो लीड कर रही है सबको। और लीड वो चीज़ करती है जो सबसे ज़्यादा हार्डनिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, सो दैट इज कॉपर। ठीक है जी। वी हैव हाँ, even in amalgam copper is the hardener. Copper give the hardness values. ठीक है, and copper is the hardener in amalgam. अच्छा जी। uh, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हो रिगार्डिंग कास्टिंग एंड मेटल्स एंड अलॉयज? आपका टेस्ट तो हो चुका हुआ है, लेकिन आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है वो उसके बारे में मुझे बताइए। आई एम स्पेयरिंग माई टाइम ऑन reinforcement ऑफ कास्टिंग एंड मेटल्स बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 चैप्टर्स। एक हमारा सिर्फ इम्प्लांट्स रह गया और एक हमारा सिर्फ सिरेमिक्स रह गया। इसके बाद हमारा करिकुलम खत्म हो जाएगा। कॉपर और मोलिब्डेनम की फंक्शन एग्जैक्ट की जैसे लिखे हैं, बट यू गॉट 1 मार्क। इफ आई चेक योर पेपर, ठीक है, देन आई कैन कमेंट। डेफिनेटली इस तरह से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वी विल सी। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि वी डिड द मार्किंग लाइक यूएचएस। ठीक है, अगर आपका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप एग्जैक्ट चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो आप यकीन कीजिए कि उसमें से आपको 1.25 या 1 नंबर दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। एंड दैट्स द रीज़न कि यू आर लूजिंग मार्क्स। इनिशियली हमने टेस्ट में आप लोगों के जो आप, ये बात भी कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। इनिशियली जो टेस्ट हमारे हुए थे उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ये देख रही हूँ कि बच्चों में ऐसी क्यूज में वो वाली बात हो रही जो इनिशियली थी। इफ आई चेक योर पेपर एंड देन आई लेट यू नो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो चेकिंग क्राइटेरिया है इट्स एग्जैक्टली लाइक यूएचएस। ठीक है, की में हम जब चीज़ें लिखते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि हम कोई 3-4 किताबों की चीज़ें नहीं लिख सकते। बाज़ दफ़ा यूएचएस में ये भी होता है कि की गलत बनी होती है, उन्होंने 10 लाइनें लिखी होती है, उसमें सिर्फ 4 लाइन्स काम की होती हैं। तो हम वहाँ पे ये भी कंसिडरेशन बच्चों के लिए शो करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ पार्ट भी लिख दिया तो वील गिव यू द मार्क्स। ठीक है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इस टेक्निक की, और अमूमन हर सब्जेक्ट में मार्किंग ऐसी ही की जाती है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क? मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें रॉट अलॉयज ऐड नहीं थे। स्टेनलेस स्टील, फेराइट वगैरह वो इसमें एडेड नहीं थे। ठीक है, रॉट अलॉयज जो हैं वो आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए रखे गए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स है, रॉट अलॉयज है और डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड है। ठीक है जी।
हाँ, आई थिंक डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड मैंने नेक्स्ट में ही रखा है। आई लेट यू नो, मैं इसका देख लूँगी करिकुलम, जो मैं थोड़ा सा भूल भी रही हूँ। एनीवेज डॉट एंड लॉइज इसमें एडेड नहीं थे, और उसका रीज़न ये था कि आपको ओवर बर्डन ना किया जाए, आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि आई न्यू कि इसमें मेटल्स भी थे, मेटल्स भी दो तरह के थे, नोबल मेटल्स और बेस मेटल्स, और साथ साथ आपके पास कास्टिंग प्रोसीजर भी था। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि कास्टिंग और मेटल्स एंड अलॉयज के लिए इसकी रीइंफोर्समेंट का तरीका ये है कि जब आपका आरटी लगे ना, तो आप सबसे पहले तो अपनी स्लाइड्स पढ़ें और फिर किताब खोलें। स्लाइड्स पढ़ के किताब खोलने से ये होगा कि आपको बहुत वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, आपको हेडिंग्स का पता चल जाएगा जो प्रॉब्ली आपकी बुक में मिसिंग है। देखिए, कोई एक किताब ऐसी नहीं है जिसमें आपको हर चीज़ या हर टॉपिक मिल सके। सो दिस इज़ द रीज़न कि इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन भी आती है, और वो बाज़ दफ़ा ये भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी हमें वहाँ एक नंबर मिला। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका 1.25 या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल गेट 1 मार्क। ये क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का, हमें ऐसे ही चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, yesterday you read about solving with डॉक्टर मैविश। सोल्विंग के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज सोल्विंग? आपके ख्याल में ये क्या प्रोसीजर है सोल्विंग जो है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। जी क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, व्हाट इज सोल्विंग? इट्स अ मेटल जॉइनिंग प्रोसीजर। ठीक है, सोल्विंग इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसीजर। अभी आपने इससे पहले कास्टिंग के बारे में पढ़ा था। कास्टिंग भी एक मेटल रिलेटेड प्रोसीजर है। ठीक है, एक मेटल रिलेटेड प्रोसीजर है, और सोल्विंग जो है वो दो मेटल्स के जॉइन करने को कहा जाता है। ठीक है जी, सोल्विंग का मतलब ये होता है कि आप दो मेटल्स को जॉइन करते हैं, उनके दरमियान में एक फिलर मेटल को मेल्ट करके डालते हैं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड सोल्विंग। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर विच इज यूज्ड फॉर सोल्विंग? किसी को याद है? द टेम्परेचर फॉर अ सोल्डर मस्ट बी बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी ट्रू। ठीक है, जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग इज अ टर्म जिसमें कि हम जो टेम्परेचर यूज करते हैं, इट इज अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड, बट फॉर सोल्डरिंग इट इज बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, आपने कल पढ़ा कि जी व्हाट इज सोल्डरिंग, और साथ में फिर आपने ये पढ़ा होगा कि हम फिर रिपीट कर लेते हैं। मैं रिवीजन थोड़ी समराइज इसलिए कर रही हूँ कि हम पहले कास्टिंग्स की बात कर रहे थे, मेटल्स की बात कर रहे थे। वी हैव एम्पल टाइम, और हमारे पास हमारा कोर्स अगले 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये कि आई एम गोइंग अ बिट स्लो। तो सोल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ जॉइंट। एक जॉइंट बनाते हैं दो मेटल्स के दरमियान, और उसके दरमियान में फिलर मेटल को फ्लो कराते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है पूरी सोल्डरिंग असेंबली का, इट इज़ बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। बट फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग इज ऑल्सो प्रोसेस, उसमें ज्वाइनिंग की जाती है दो मेटल्स की, बट द टेम्परेचर इज अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग एक ऐसी टर्म है जो डेंटिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और वेल्डिंग कम होती है, क्योंकि अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड कब अलॉयज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड ब्रिज वर्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोमन्स इन एट्रूशिया। रोमन्स में और या ग्रीक्स में ये कल्चर बहुत ज़्यादा था कि वो गोल्ड की वायर्स लगाते थे, वो दांतों को रिप्लेस करते थे। एक इजिप्शियन एरा में बहुत काम हुआ, और एक रोमन एरा में बहुत काम हुआ। सोल्डरिंग हमेशा जब भी की जाती, दो मेटल्स को इकट्ठा रखा जाता, उनके दरमियान एक फिलिंग मेटल को एडजस्ट किया जाता, तो उसके ऊपर एक सोल्डरिंग टॉर्च लगाई जाती। इट इज कॉल्ड अ ब्लो टॉर्च। ये देखिए, इट इज अ फिलर मेटल। ठीक है, और ये जो है ये इन दोनों मेटल्स को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये एक ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, ये एक ब्रिज लगा हुआ है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ ब्रिज? गौर से तस्वीर को देखिए, फिर मुझे बताइए।
जी class, can anyone tell me what is a bridge? Bridge is a prosthesis. ठीक है? Bridge is a prosthesis. Can you tell me what is a bridge? Class, can you hear me? Am I audible to all of you? G, we have a question answer here. Very nice. It's a fixed dental restoration. पहली बात, and it is used to replace missing teeth. ठीक है? जिसमें दांत मिसिंग है. अगर आप इस मॉडल को देखें तो आप देखिए कि इस तरफ दांत हैं प्लास्टिक के बने और इस पूरे एरिया में आपको आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पोर्सिन फ्यूज टू मेटल ब्रिज. ऊपर पोर्सिन है, ये वाइट कलर की जो लगी हुई है, यानी सामने से जो लेबल एस्पेक्ट से जो नजर आएगा वो वाइट है दांत के रंग का और अंदर की तरफ मेटल लगा हुआ है. दिस इज कॉल्ड पोर्सिन फ्यूज टू मेटल ब्रिज. साइड 2 शेयर हो रही है. वेट. जी, कैन यू सी नाउ? अभी तो मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाई है. ठीक है, अब मैं स्लाइड्स चेंज कर रही हूँ. अब आपको नजर आ रही है? कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ मॉडल हियर? जी क्लास, can you please see the picture of a model in front of you? No. Let me check again. ठीक है, दिस इज स्लाइड नंबर 2 अभी आपके सामने जो मैंने लगाई है. ठीक है जी. नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अब आपको नजर आ रही है? वी आर एट द स्लाइड ऑफ शेयरिंग, सोल्डरिंग, सॉरी. आपके सामने सिर्फ एक स्लाइड है जिसपे सोल्डरिंग लिखा हुआ है. Still it's slide number 2. Wait. अब देखिए, it's on road maps. Now we are at soldering. You cannot see? Wait. Wait. जी, अब मुझे बताइए. Can you please see? We are at the slide of soldering. ये देखिए, soldering, welding, road maps, history of soldering. No. Wait. Need to see now. जी. Can you see the slide now? वेल्डिंग की स्लाइड है इस वक्त आपके सामने. वेट. ये देखिए, दिस वाज रोड मैप्स. ठीक है जी, अब मैं आगे जा रही हूँ. मुझे बताइए. इट्स वेल्डिंग नाउ. कैन यू सी? इट्स वेल्डिंग. अच्छा, वेट. लेट मी टॉक टू द टेक्निकल सपोर्ट.
जी बेटा। Can you see we are at zones of flame and blowtorch? Can you see it now? Yes. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हम सोल्डरिंग में दो मेटल्स को जॉइन करते हैं, दरमियान में फिलर मेटल डालते हैं। दिस इज अ फिलर मेटल और इसका टेम्परेचर जो पूरी सोल्डरिंग असेंबली पर इट्स बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग इस्तेमाल होती है प्रोसेसेस बनाने के लिए। मेटल जॉइनिंग प्रोसीजर, इसमें डिफरेंट मेटल्स को जॉइन करके एक प्रोसेसेस बनाया जा सकता है। इसमें अमूमन ब्रिजेस में यूज़ होते हैं क्योंकि ब्रिज में मल्टीपल टीथ इन्वॉल्व होते हैं या मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सोल्डरिंग असेंबली जिसमें आपके पास एक तो सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट वो है वो दो मेटल्स जिनको आपने जॉइन करना है। ये दोनों सबस्ट्रेट्स, ये आपका फिलर मेटल है। ठीक है, ठीक है। ये जो फिलर मेटल होता है दैट इज कॉल्ड सोल्डर, जो इन दोनों को जॉइन कर रहा है। इसके अलावा एक फ्लक्स डाला जाता है, फ्लक्स ऊपर से फ्लो करते हैं, और एक हीट फ्लो, हीट सोर्स होती है। दिस इज अ हीट सोर्स। ये वो हीट सोर्स है जो कि उसको स्टक करती है, उसको हिट करती है। जब वो हीट हो जाता है सोल्डर, उसके से दोनों मेटल्स हैं वो जॉइन हो जाते हैं। वो कहते हैं जी अमूमन हम गोल्ड बेस्ड एलॉयज और बेस मेटल एलॉयज को जॉइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट मेटल। ठीक है जी। अब जो कॉम्पोजिशन है उससे हमें पता चलता है कि मेल्टिंग रेंज क्या है। मेल्टिंग रेंज हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोल्डर की वही मेल्टिंग रेंज होनी चाहिए। ठीक है, गोल्ड की मेल्टिंग रेंज बेस मेटल एलॉय से थोड़ी कम होती है। ठीक है, और बेस मेटल एलॉयज की मेल्टिंग रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग इज ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बेस मेटल एलॉयज में ऑक्साइड्स ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बेस मेटल एलॉयज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नोबल मेटल एलॉयज हैं उनका टेम्परेचर कम होता है और उनमें ऑक्साइड्स कम बनते हैं। इसी तरह जो गोल्ड एलॉयज हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर कम होता है तो वो कहते हैं कि जो सोल्डर जो है वो गोल्ड एलॉयज को बहुत अच्छा क्लोज कॉन्टैक्ट में ले लेता है। वेयर इन बेस मेटल एलॉयज एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है। बिकॉज ऑफ दैट ऑक्साइड फिल्म वेक्टेबिलिटी जो है दोनों सोल्डर्स की या दोनों मेटल्स की वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है ऐसे कि इन दोनों के दरमियान अगर एक ऑक्साइड लेयर आ जाए, क्योंकि दोनों अगर बेस मेटल्स हों तो डेफिनेटली दोनों इंटीमेट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकेंगे, इनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेक्टेबिलिटी। फ्लक्स इज a material that dissolves the surface oxides. फ्लक्स इन अनवांटेड या अननेसेसरी सरफेस ऑक्साइड्स को ख़त्म करता है। इस वजह से दोनों जो सोल्डर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड वंस दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर तो दोनों मेटल्स जो है वो जॉइन हो जाते हैं। फ्लक्सेस अमूमन जो है दे आर ऑफ बोरेक्स और पोटेशियम फ्लोराइड। ठीक है जी। बोरेक्स फ्लक्स जो है इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इट हैज़ बोरेक्स ग्लास विच इज़ अबाउट 55%। वो कॉपर ऑक्साइड्स को ख़त्म करता है। कॉपर हैज़ अ वेरी हार्ड ऑक्साइड, तो बोरेक्स भी जो है वो बहुत पोटेंट और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लक्स है। तो वो बोरेक्स जो है वो कॉपर ऑक्साइड्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड को बोरेट भी कहा जाता है। ये भी जो है ये एक्चुअली फ्लक्स को फैलने में मदद देता है। यानी अगर फ्लक्स लगा दिया गया है, सपोज इस एरिया में फ्लक्स लगा दिया गया है तो वो फ्लक्स ज़्यादा एरिया तक फ्लो करेगा एंड इट्स बिकॉज ऑफ बोरेट और बोरिक एसिड। ठीक है जी। फिर जो फ्लक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो में जो और कंपोनेंट है दैट इज सिलिका। सिलिका जो है वो फ्लक्स को अपनी पोजीशन पे रहने में मदद देता है। वरना होता है कि अगर सिलिका ना हो तो जैसे ही टॉर्च लगाएंगे आपका मटेरियल मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ सिलिका इट विल रिटेन इट्स पोजीशन, वो जिस जगह पे होगा वहीं मौजूद रहेगा। दूसरी टाइप के जो फ्लक्सेस हमारे पास है वो है फ्लोराइड फ्लक्सेस। फ्लोराइड फ्लक्सेस में तीन चार चीज़ें होती हैं। तो में पहले तो फ्लोराइड्स होते हैं, पोटेशियम्स और अदर फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड होता है, इसके अलावा अदर फ्लोराइड्स होते हैं। फ्लोराइड्स फ्लो करने में मदद होते हैं। जिसके बाद बोरिक ऑक्साइड है, बोरिक्स ग्लास है। बोरिक्स ग्लास का भी वही काम है कि ये कॉपर को ख़त्म करता है, कॉपर ऑक्साइड्स को। और जो बोरिक एसिड है वो फ्लो को इम्प्रूव करता है।
देन वी हैव पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, विच इज अबाउट 8 to 10%। कार्बोनेट्स जो है वो अब्रेजिव्स हैं, ये वाइट कलर के लोग देते हैं, ठीक है, ये वाइट लुक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका ये भी रीज़न होता है इसको डालने का कि फ्लक्स की शक्ल, उसका कलर आपको नज़र आता है। हम फ्लक्स इसलिए डालते हैं कि जो शोल्डर्स हैं वो अच्छे मेल्ट करें और मेल्ट करके जॉइन करते हैं। मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे फ्लक्स आप डालते हैं शोल्डर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और आपके जो दोनों मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा फ्लोई हो जाते हैं। उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए साथ साथ एंटी फ्लक्स भी डाला जाता है। ये वही एग्जांपल है कि जैसे एक्सेलरेटर्स डाले जाते हैं तो उसके साथ साथ दे आल्सो ऐड रिटार्डर्स। सिर्फ वो एक्सेलरेटर्स का फंक्शन कंट्रोल करने के लिए दे ऐड रिटार्डर्स, ताकि वो एक्सेसिव जो उसका फंक्शन है या एक्सेसिव जो कैटलिस्ट फंक्शन है उसको कंट्रोल कर सकें। सेम गोज फॉर एंटी फ्लक्सिंग। excessive shoulder restoration, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो शोल्डर्स हम ज्वाइन करें वो इतने मेल्ट हो जाएं कि वो बिल्कुल जो है मेल्ट होकर आपकी जो रेस्टोरेशन की शक्ल ही खराब होना शुरू हो जाए। जैसे इस केस में आपको दोबारा दिखाती हूँ, लाइक इन दिस केस, अगर एंटी फ्लक्स ना डाला जाए तो आपके दोनों मेटल्स जो है वो फ्लो करके पोस्टिंग के सरफेस तक चले जाएंगे, उसको खराब करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज द रीजन दे पुट एंटी फ्लक्स इन द मटेरियल। एंटी फ्लक्स में हमारे पास है जिंक ऑक्साइड एंड अल्कोहल, देन वी हैव रूबी एंड क्लोरोफॉर्म, फाइटिंग इन अल्कोहल, एंड देन वाटर सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट। इसमें आप सब में देखें तो इनमें एक तो वैक्यूम है, कोई ना कोई एक लिक्विड चीज़ है, और जैसे इसमें अल्कोहल है, इसमें क्लोरोफॉर्म है, इसमें वाटर है। देन वी हैव पाउडर, इसमें रूगे है, रूगे रेड कलर का पाउडर होता है। जिंक ऑक्साइड है, वाइटिंग जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर को कहते हैं। वाटर सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट काले रंग का होता है और उसको पानी में डाला जाता है, ठीक है। सो दे एड एंटी फ्लक्स के ताकि वो फ्लक्स को कंट्रोल कर सके। फ्लक्स कंट्रोल होगा तो एक्सेसिव फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। शोल्डर इज फ्यूजिबल अलॉय और मेटल जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दो मेटल्स को ज्वाइन करें थ्रू सोल्डरिंग, तो यू शुड नो कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फॉर दैट टेम्परेचर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मेल्टिंग रेंज ऑफ द सोल्डर्स, पहली बात। दूसरी बात, यूज ऑफ फ्लक्स और एंटी फ्लक्स ताकि अप्रोप्रिएट वेटिंग आए, appropriate contact type. Then third is fluidity, which is given by the flux and the NG. Base materials are obviously more hard and more strong than the gold layers. तो उस हिसाब से उनका टेम्परेचर भी होगा और उस हिसाब से उनके सोल्डर्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इन सोल्डर्स मस्ट हैव एन एक्सेप्टेबल कलर, ये ना हो कि आपने इतना तेज फ्लेम दे दिया कि आपके दोनों जो एलॉयज हैं वो डार्क कलर में हो गए, ठीक है। और हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए। आप हीट दें वो मेल्ट करें, लेकिन उनकी सरफेस को भुरभुरा नहीं होना चाहिए, उनके सरफेस को नहीं खराब होना चाहिए। Then we have gold soldiers and silver soldiers. I know डॉक्टर नरेश के साथ आपने यहाँ तक पढ़ा है, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग इट बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मेटल्स के लिए आपको बार बार रेपिटेशन की और रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई रिपीटेड द होल चैप्टर। गोल्ड सोल्डर्स जो है दे कंटेन गोल्ड which is about 81%, 45 to 81%. Then they have silver, they have copper, they have zinc and phosphorus. Copper hardener है, zinc scavenger है, और सिल्वर एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि इसका मेल्टिंग रेंज को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे होती है, यानी हम किसी अलॉय के बारे में अगर कहते हैं कि जी ये 700 पार्ट्स फाइन है, तो इसका मतलब है कि 1000 पार्ट्स गोल्ड में 700 पार्ट्स जो है वो गोल्ड है और 300 पार्ट्स जो है वो बाकी अलॉयज है। तो फाइननेस इज द नंबर विच इंडिकेट्स द पार्ट्स ऑफ द गोल्ड। आई रिपीट, अगर मैं कहती हूँ कि जी एक गोल्ड सोल्डर जो है वो हमारे पास जो है वो इस वक्त 600 नंबर फाइन है, 60% फाइन है या 60% उसकी फाइननेस है, तो इट मीन्स इसमें 600 पार्ट्स या 60% गोल्ड है और रेस्ट 400 पार्ट्स जो है वो एलोइंग एलिमेंट है। गोल्ड सोल्डर्स जो हैं, गोल्ड आपको पता है इनर्ट मटेरियल है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो उसकी सरफेस भी डिग्रेड नहीं होती। सिल्वर सोल्डर्स वी हैव सिल्वर अप टू 80%, आपको पता है सिल्वर की वजह से थोड़ी कोरोजन होती है। देन वी हैव कॉपर व्हिच गिव्स इट हार्डनेस। देन वी हैव जिंक व्हिच इज अ स्कैवेंजर जो कोरोजन रेजिस्टेंस देता है। देन वी हैव निकल, टिन, क्रोमियम एंड फास्फोरस जो डक्टिलिटी दे रहे हैं, जो कोरोजन रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और जो जिनकी वजह से
जी, नाउ वी हैव सिल्वर सोल्डर्स। ओके, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिल्वर सोल्डर्स। ठीक है जी। सिल्वर सोल्डर्स जो हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, मोर हार्ड बिकॉज़ दे हैव मोर कॉपर बट दे हैव मोर कोरोजन प्रॉपर्टी। कोरोजन के सिस्टम में क्रोमियम भी डाला जाता है और जिंक भी डाला जाता है क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इस केस में जिसका हमने जिक्र किया था, हमने फ्लक्स की बात भी कर ली, हमने सोल्डर्स की बात भी कर ली और हमने एंटी फ्लक्स की बात भी कर ली। अब हम बात कर रहे हैं हीट सोर्स की। यानी आपने सब कुछ तो रख लिया लेकिन आप हीट किससे कर रहे हैं? अगर आपकी हीट सोर्स अच्छी नहीं है, यानी आप सब कुछ मिक्स कर लें, अगर आपका चूल्हा अच्छा नहीं है, आपका ओवन अच्छा नहीं है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो यू एक्चुअली अप्लाई हीट सोर्स विद द गैस एयर ऑक्सीजन टॉर्च। एक एयर टॉर्च होती है जो टॉर्च की मैंने आपको शक्ल दिखाई थी, उसको यूज़ करते हैं। उसमें अमूमन डिफरेंट तरह के फ्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस है, एसिटाइलिन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है या इंफ्रारेड सोल्वेंट है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन को मैंने सीखा कि एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ फ्लेम है, इससे ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, परफेक्ट सोल्डरिंग होती है और इसके अलावा आप कह लें कि उसकी सर्फेस जो है मेटल्स की वो भी काली नहीं होती। आपको पता है अगर आप चूल्हा बहुत तेज़ कर लें तो आपके बर्तन जल जाते हैं, देगची, कढ़ाई, वो कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हीट सोर्स इज इम्पॉर्टेंट। फिर आप देखते हैं कि आप फ्लेम कौन सा इस्तेमाल करें। आप कभी भी ब्लू और ग्रीन फ्लेम में खाना नहीं पकाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें कंबस्शन फ्लेम है, उसमें कच्ची गैस आती है, फिर बर्तन खराब होता है। यूजुअली गो फॉर ब्लू फ्लेम में, अगर आपने बहुत तेज़ करना है तो रेड फ्लेम, लेकिन रेड फ्लेम में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन फ्लेम को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोपेन इस टाइप ऑफ टॉर्च जो बड़ा अच्छा और एफिशिएंट हीटिंग देती है। सोल्डरिंग अमूमन फर्नेस पे भी की जा सकती है। फर्नेस इज लाइक ओवन। इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग भी हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट पे पूरी फैमिली को डाल दिया जाए और फिर ऊपर से मोल्टन जो आपका फ्लक्स है और आपका जो फिलर मेटल है उसको ऊपर से फ्लो किया जाए। एक फ्री हैंड सोल्डरिंग होती है, यानी आपने हाथ में पकड़े होते हैं सोल्डर्स और आप उसको डायरेक्टली आग के चूल्हे के ऊपर सोल्डर कर देते हैं। तो कहते हैं बेटर सोल्डरिंग के लिए टिप क्या है? पहली तो बात जो आपको सबको पता होनी चाहिए, अच्छी बात है, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। आपको मेटल के टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत देर तक उसको हीट सोर्स के साथ एक्सपोज नहीं रखना होता क्योंकि आपको पता है कि आपका मेटल काला हो जाएगा, उसकी सरफेस पे अनवांटेड ऑक्साइड्स आ जाएंगे। सोल्डरिंग टॉर्च को इस्तेमाल करने का तरीका, ये नहीं कि आपने ऑन किया और इतनी तेज सोल्डरिंग टॉर्च ऑन करके आपके दोनों मेटल्स जल गए बिल्कुल। फिल्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सोल्डरिंग टॉर्च के जो कैलिब्रेशंस हैं वो क्या है, मीडियम है, हाई है, उसको कितने पे रखना है और किस तरह से सोल्डर करना है। फ्लक्सेस को प्रॉपर्ली अप्लाई होना चाहिए। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फ्लक्सेस प्रॉपर्ली यू वोंट बी एबल टू गेट बेटर सोल्डरिंग, क्योंकि फ्लक्सेस अगर ज़्यादा हो गए तो दोनों अलॉय मेल्ट होकर आपके दोनों डी शेप होकर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। Casting or soldering fluxes, they are important because they prevent oxidation, they dissolve unwanted oxides, they take flow of a solder. ठीक है। अमूमन जो फ्लक्सेस हमारे पास होते हैं वो हाई नोबल और नोबल मेटल एलॉयज के लिए हम बोरेक्स, सोडियम टेट्रा बोरेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिक्विड फ्लक्स होता है जो हम ऑर्थोडोंटिक सोल्डरिंग और ब्रिज वर्क में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके किसी का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ तो आपको पता है वायर लगाते हैं, जो टेढ़े दांत के जो दांत आते हैं उनको पीछे करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस वायर के एंड पे दो अटैचमेंट्स लगी होती हैं, उन अटैचमेंट्स को उस वायर के साथ सोल्डरिंग के थ्रू अटैच किया जाता है, उसमें भी लिक्विड फ्लक्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेस्ट फ्लक्स होते हैं। ठीक है कि पेस्ट फ्लक्स जो हैं वो लार्ज बल्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। पेस्ट फ्लक्स जो है वो लार्ज बल्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड फ्लक्स जो होते हैं वो छोटी सोल्डर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं कि बहुत थोड़े से मेटल्स उनको ज्वाइन करना तो आप लिक्विड फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कहीं देन वी हैव पाउडर फ्लक्सेस जो रिड्यूसिंग फ्लक्सेस होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के दो फायदे हैं, एक तो कोरोजन नहीं होगी, दूसरा आपकी अलॉय की जो सरफेस है वो भुरभुरी नहीं होगी। ठीक है, उसको उसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्रोमियम कंटेनिंग जो एलॉयज हमारे पास आते हैं जिसको कोई हम बेस मेटल एलॉयज कहते हैं, आप ये देख लीजिए कि नोबल मेटल एलॉयज के लिए हम तीन तरह के फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, पाउडर, लिक्विड और पेस्ट। जो बेस मेटल एलॉयज उसके लिए हम पोटेशियम क्लोराइड या फ्लोराइड रिलीजिंग फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। बोरिक एसिड के साथ इसको मिक्स किया जाता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो उनको ज़्यादा हाई फ्लक्स चाहिए होता है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है।
So this was all about the soldering and welding. I hope things are all clear. We are going to start with our next chapter on Saturday, inshallah. Uh, हम सैटरडे से फिर एक कोई नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे आपका, लेकिन उससे पहले पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको मेटल्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कास्टिंग के बारे में, रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो थ्रू उमेद एंड सीरत प्लीज़ कन्वे टू मी। ठीक है, हम फिर किसी सेक्शन में दोबारा कास्टिंग को रिपीट कर लेंगे। आई फील लाइक कि आपका इस पर एक रिपीट सेक्शन दोबारा होना चाहिए। आइदर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स और आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूटोरियल्स, कोशिश करके, लेकिन ये है कि वील डेफिनेटली गो फॉर रीइंफोर्समेंट ऑन मेटल्स एंड कास्टिंग्स। ठीक है, आई होप यू ऑल आर फाइन नाउ। एंड आज थोड़ी सी ज़रा रिसेप्शन का इशू रहा है थोड़ा सा, प्रॉब्ली इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, बट आई होप whole of the lecture was clear to all. Okay, take care and thank you so much.